वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेक्चर 2 को देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम देखें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिफोर इंडिपेंडेंस क्या क्या थी, तो सबसे पहले इंडिया की बात नहीं है, ये मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको याद रखना है। रोशेल्डे पाइनर कोऑपरेटिव्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसको थोड़ा आप गूगल करें, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ें क्योंकि पीपीटी पे मैं सारा कुछ तो नहीं लिख सकता। हाँ, लेकिन जो जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है ये आपको याद रखना है कि ये पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी का मॉडल थी। मॉडल, ओके, प्रोटोटाइप जिसको हम बोल सकते हैं फॉर मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब देखो, कोऑपरेटिव जो हमारी मूवमेंट थी, ऐसा नहीं था कि ये कोऑपरेटिव जो मूवमेंट आई ये कोई नई मूवमेंट आई थी, ऐसा नहीं था। एंशिएंट टाइम में भी लोग मिलके काम किया करते थे। अगर इसके एग्जांपल हम देखें तो चिट फंड्स थे इन अर्स्ट वाइल मद्रास प्रेसिडेंसी में, उनका यूज़ हुआ करता था। कुरेरीज जो थे ट्रैवनाकोर में थे, और बिशीज, ये काइंड ऑफ नाम हैं जो लोग यूज़ करते थे, कोलैबोरेशन करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे और फिर उसको यूज़ करते थे। तो अगर हम एंशेंट, तो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है एंशेंट, लेकिन ये इतना भी एंशेंट नहीं है। एंशेंट का मतलब है, मैंने आपको ये सिर्फ सेग्रीगेट करने के लिए लिखा है कि पहले टाइम में, मतलब कि जब गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसमें जब आई है, जब उसने हम कुछ एक्ट्स बनाए, कुछ लॉज बनाए और कोऑपरेटिव जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उनके लिए सोचा है, उससे पहले क्या हुआ करता था। ओके, सो ये आप थोड़े नाम याद रखना, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे कि ट्रैवनकोर में क्या बोलते थे, कोल्हापुर में क्या बोलते थे, तो ये आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं, टाइमलाइन ऑफ कोऑपरेटिव। अब आज़ादी से पहले यहाँ पे थे ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने क्या क्या किया। पहला पॉइंट आता है, प्रपोजल आया फॉर एग्रीकल्चरल बैंक्स वाज फर्स्ट mooted इन 1858। पहली बार आया कि हमें एग्रीकल्चर बैंक्स बनाने चाहिए जो कि एग्रीकल्चर के लिए लोन दें। एंड अगेन इन 1881 बाय मिस्टर विलियम। ओके, लेकिन हुआ क्या, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन 1982 मिस्टर फेडरिक निकोलसन प्लेस्ड एन आइडिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बैंक्स। इसने आइडिया दिया एग्रीकल्चर लैंड बैंक्स का। एंड 1901 में फेमाइन कमीशन जो थी उसने भी रिकमेंड किया था रूरल एग्रीकल्चर बैंक्स को। तो हाँ, अब हम देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनी, जो एक्ट्स है, उनसे पहले वाला क्या हुआ था, व्हाट आर द स्टेप्स। उससे पहले क्या होता है, 1901 में फेमाइन जो थी कमीशन वो रिकमेंड करती है, और पहला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1904 द फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन होती है इसकी। अब इसका काम क्या था, इसके अंडर मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये मेन चीज़ें हैं। अगर आपको किसी एक्ट में लगता है कि मैंने थोड़ा कम बताया, आप उस एक्ट को सर्च करें, गूगल करें और उसमें से पूरा पढ़ने की क्या है। सबसे पहला है टू क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। फॉर एग्जांपल राजा हॉली विलेज बैंक, ये उस टाइम एक कोऑपरेटिव बनाई गई थी, लेकिन इसका काम क्या था, देखो इंपॉर्टेंट इस चीज़ में आपको जानना किसी ये थी, इट्स अ क्रेडिट कोऑपरेटिव। ठीक है, ये पैसा देती थी। सेकंड थी, सेवरल नॉन क्रेडिट इनिशिएटिव्स आल्सो केम अप एज दिस सोसाइटी इन मद्रास विच रेन अ कंज्यूमर स्टोर। अब फट कितनी टाइप्स की कोऑपरेटिव्स होती हैं वो भी आपको आने वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा। ये आपने सिर्फ याद रखने हैं कि धारवाड़ और हुबली में भी नॉन क्रेडिट इनिशिएटिव्स लिए गए थे। तो वो कौन कौन से थे, ओके, एक तो ये था ट्राइप्लिकैन, ओके, एक था धारवाड़ और एक हुबली। ओके, सेकंड अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, 4 के बाद 1912 में आया। उसमें क्या था, प्रोवाइडेड फॉर फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो आपको याद रखना है, देखो ये जो एक्ट्स होते हैं इनकी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको याद रखनी है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ वो फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़े से याद कर लें आप। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद क्या होता है, मैकेलगन कमेटी आती है 1914 में। वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि बैंकिंग क्राइसिस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार बोथ अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव्स। इस टाइम क्या हुआ, जब वर्ल्ड वार शुरू होती है तो कोऑपरेटिव्स का जो
जो ग्रोथ थी वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो इसने क्या किया, इसने रिकमेंडेशंस की। अब क्या थी वो, इसमें क्या थी, इसने बोला था कि रिकमेंडेड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग 3 टायर स्ट्रक्चर बनाना है हमें इन एवरी प्रोविंस विद प्राइमरीज एट द बेस, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एट द मिडल टायर और प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक्स एट द अपेक्स। ये तीनों टाइप ऑफ हमें बैंक्स बनाने हैं जो कि क्रेडिट दे सके फार्मर्स को। ओके, सो सच काइंड ऑफ जो थी ना सोसाइटीज, वो इस एक्ट में बोला गया था। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये तो आप सब जानते ही हैं। इसमें भी कोऑपरेटिव्स के बारे में बात की गई। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लग रहा है आपको आ भी सकता है कि किस एक्ट के अंदर कॉरपोरेशन को प्रोविंसेस का स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया। दैट इज द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919। बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1925, द फर्स्ट प्रोविंशियल एक्ट। देखो, प्रोविंसेस को तो बोल दिया सेंटर ने कि जो प्रोविंसेस हैं उनके पास पावर जाती है कोऑपरेटिव्स के ऊपर कोई भी लॉ या एक्ट बनाने के लिए। सो सबसे पहला एक्ट जो बना था वो था बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1925। इसने क्या किया था, इस एक्ट के अंडर इन्होंने सेटिंग अप लैंड मॉर्टगेज बैंक्स, कि आप अपनी लैंड को मॉर्टगेज करें और हमसे लोन लेके जाएं। और इसी एक्ट के अंदर बना था ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट इन 1929। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद बना था। इन्होंने बोला था कि डेवलपमेंट होनी चाहिए एक इंस्टीट्यूट की जहाँ पे हमें ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये सारा कुछ मिले। और आरबीआई ने भी इसी टाइम में सेट किया था एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट। तो ये भी आपको याद रखना है कि आरबीआई का भी एक डिपार्टमेंट बनाया था कोऑपरेटिव्स के लिए। ओके, आरबीआई ने भी उसको सेट किया था और ये था 1935 में। ओके, तो ये अपडेट याद कर लें। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द पीरियड बिटवीन 1939 और 1945 में कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट कैसे रही। यहाँ पे हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव्स की डाउन द लाइन, कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, क्या क्या एक्ट्स आए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, देखो जो एग्रीकल्चर के वाले लोग थे उनकी जो कमोडिटीज़ थी उनका प्राइस जो था वो एकदम से शूट कर गया। ओके, सो प्राइस जो था वो उनका शूट कर गया। तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव्स था उनको बूस्ट मिला था, बूस्ट था प्राइसेस। और यहाँ पे इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई थी इस टाइम में। नो डाउट कि वॉर का टाइम था, कहीं ना कहीं ये एक बुरी चीज़ भी है, लेकिन उस टाइम कोऑपरेटिव्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और इसने एक स्टिमुलस दिया था टू द ग्रोथ ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। ओके, सो ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर की जो शुरुआत थी वो किस टाइम पे हुई थी। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सिक्स्थ आता है कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी, 1945 में बनी थी। द कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री आर.जी. सरेरी। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। देखो यार, एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी ना क्लियर करता हूँ कि इट्स अ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। ओके, तो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो एक्ट्स होते हैं ना, देखो कोऑपरेटिव्स में आपको अगर समझाना हो कि क्या है कोऑपरेटिव, कैसा है, तो इट्स अ कंसेप्ट। वो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बता दिया कि उसमें क्या होता है, लोग पास आते हैं और आपस में ही पैसा पूल करते हैं और काम करते हैं। दिस इज़ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब वो उसको कैसे यूज़ करते हैं, फॉर एजुकेशन, फॉर सोशल, मतलब उनका वेलफेयर का मोटिव क्या है, फॉर इकोनॉमिक मोटिव है या क्या मोटिव है, वो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। तो यार ये है कंसेप्ट। अब मेन है एक्ट्स। तो एक्ट्स को आपको फैक्ट्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि 1945 में जो कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी थी उसके हेड कौन थे, तो आर.जी. सराइया। The committee found cooperative societies to be the most suitable medium for डेमोक्रेटाइजेशन। तो ये आपको वर्ड याद रखना है दोस्तों, डेमोक्रेटाइजेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं ना कहीं हमें डेमोक्रेटिक, क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है कि खुद लोग आपस में इलेक्शन करके ही काम करते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारे जो लोग हैं, जो पोर हैं एट द लोएस्ट लेवल, उनको कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक जो हेल्प है वो भी कहीं ना कहीं उसको प्रोवाइड की जाती है। ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग एंड एग्जामिन्ड ईच एरिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव्स एट द लोअर लेवल्स काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सो ये मैं आपको पहले ही बोला था कि अमूल का जो है हम इसको ना स्टडी करेंगे कि ये क्या है। ये आप पढ़ लेना कि ये क्या है। ये है अमूल का स्ट्रक्चर, कि अमूल काम कैसे करता है। ओके, सो ये आप देख लें। मेंबर जो हैं इसके, यहाँ से विलेज जो
डेयरी वगैरह है, डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस हैं, फिर स्टेट मिल्क फेडरेशंस हैं। ये मार्केट्स को देखते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट यूनियंस हैं जो ये सारा काम करते हैं, जो भी यहाँ से इनको होती है प्रोड्यूस वो ये सारी यहाँ पे देते हैं और ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। देखो जैसे कैटल फीड वो ये यूनियन प्रोवाइड करती है सोसाइटीज़ को। ओके, ये सारी जो है ना वेटनरी सर्विसेज जो हैं, रूरल हेल्थ स्कीम्स के बारे में इनको बताया जाता है, ये बताया जाता है, फिर इनको डिविडेंड और शेयर्स दिए जाते हैं और ये लोग इन टर्न इनको मिल्क देते हैं। ओके, सो ये जो यूनियन है, सेल्स रेवेन्यू वो इनको दिखाया जाता है, कितनी हमारी सेल्स हो रही है वो इनको दिखाया जाता है और ये इन टर्न्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स देते हैं स्टेट फेडरेशन को, जो कि कंट्रोल, देखो स्टेट फेडरेशन जो है ये कंट्रोल कर रही है मार्केट को, डिस्ट्रिक्ट जो है ना यूनियंस ये कंट्रोल कर रहे हैं कैटल फीड एंड ऑल दैट जो है सर्विसेज, और ये है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, मेंबर प्रोड्यूसर जो हैं जो कि सारा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। सो ओके, ये सारे इसके हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने VDCs हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट यूनियंस हैं, कितना मिलियन लोग हैं पीपल्स। और अब हम इसको थोड़ा पढ़ लें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम यहाँ पे आता है, श्री मोरारजी देसाई का नाम आता है। आपने यहाँ पे याद रखना है एक आनंद करके एक जगह है गुजरात में, वहाँ से ये सारा शुरू हुआ है। ओके, तो हुआ क्या था बेसिकली कि जो खैरा डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे ऑफ गुजरात वेंट ऑन अ 15 डेज स्ट्राइक। वो क्यों जाते हैं स्ट्राइक पे? क्योंकि उनका दूध लेना ही रिफ्यूज़ हो जाता है। देयर रिफ्यूज़ल टू सप्लाई मिल्क फोर्स अ बॉम्बे गवर्नमेंट टू विड्रॉ इट्स ऑर्डर ग्रांटिंग मोनोपोली रिक्वायरमेंट राइट टू पोल्सन। उन बेसिकली हुआ क्या था कि जो बॉम्बे गवर्नमेंट से उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि जो पोल्सन है, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ पोल्सन को ही मिल्क ले सकते हैं और कहीं अपना मिल्क बेच नहीं सकते। तो ये ऑर्डर को उन्होंने स्ट्राइक की, तो 15 डेज़ के बाद इस ऑर्डर को क्या किया गया, विड्रॉ किया गया। अब हिस्ट्री कब बनी? जब दो प्राइमरी मिल्क प्रोड्यूसर जो थे ना सोसाइटीज़ वर रजिस्टर्ड इन अक्टूबर 1946। सून आफ्टर इन दिसंबर 1946 द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स मिल्क यूनियन नोन एज अमूल वाज रजिस्टर्ड। तो अमूल का जो मुझे ऐसे याद आता है, इट्स अमूल है ना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद जो है वो प्लेस का नाम है जहाँ पे ये लोग सारे आते हैं और अपना दूध वगैरह जो भी उन्होंने किया। सो दिस इज़ अ बिगेस्ट एग्जांपल कि अमूल आज मुझे लगता है दुनिया में भी इसका कहीं ना कहीं ये टॉप रैंक में ही स्टैंड करती है, लेकिन इंडिया की तो ये फर्स्ट है। ओके, सो इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोग मिल के आए और उन्होंने ये चीज़ बनाई, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। अब आता है आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ। अमूल जो है वो 1946 में बनी है, तो इट्स बिफोर इंडिपेंडेंस, इसलिए मैंने वहाँ पे कवर किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी वो कैसे बढ़ी, उनका क्या था, तो हम पढ़ते हैं। जो 5 ईयर प्लान थे ना किसी जो भी थे ना 5 ईयर अप टू 9th 5 ईयर प्लान, कोऑपरेटिव्स के बारे में हमेशा बात की गई, उनको हमेशा बूस्ट किया गया। तो अगर हम यहाँ पे करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस चीज़ के बारे में बात की गई? एम्फेसाइजिंग कोऑपरेटिव्स एंड पंचायत एज प्रेफर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये बात की गई। सेकंड थी ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी 1951। इसको हम गोरवाला कमेटी भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि गोरवाला कमेटी क्या है, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी उसी को बोलते हैं। उसने रिकमेंड किया इंट्रोड्यूसिंग एन इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाओ ऑफ रूरल क्रेडिट और पार्टनरशिप का ऑफ द गवर्नमेंट इन शेयर कैपिटल ऑफ द कोऑपरेटिव्स एंड आल्सो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट नॉमिनीज ऑन देयर बोर्ड्स। तो यहाँ पे बात क्या की गई कि जो कोऑपरेटिव का बोर्ड होगा वहाँ भी गवर्नमेंट आएगी और जितना भी इसका शेयर कैपिटल होगा उसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा होगा, ताकि गवर्नमेंट आने से उसको बूस्ट मिलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे बात किया गया। क्रिएशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। इन 1953 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिजर्व बैंक जॉइंटली कॉन्स्टिट्यूटेड अ सेंट्रल कमेटी फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग। तो कोऑपरेटिव की ट्रेनिंग के लिए इन द ईयर 1953 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था। फिर आता है सेकंड 5 ईयर प्लान में 1956 से 1961 तक चला। इसमें क्या क्या बोला गया? enabling cooperatives to increasingly become the principal basis for organizing of economic activity. National Cooperative Development Fund was also established। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला सवाल आ सकता है कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड किस प्लान के अंडर
आया था, तो इस प्लान नंबर 2 में आया था। लिंकिंग ऑफ क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट सोसाइटीज टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द फार्मर्स वाज आल्सो टारगेटेड इन दिस। अब क्रेडिट और नॉन क्रेडिट जो है ना सोसाइटीज़, इसमें ये चीज़ है, देखो क्रेडिट आ गया बैंक और नॉन क्रेडिट आ गया जो टीचिंग है, क्योंकि उसमें तो आपको नहीं ना दे रहे क्रेडिट, तो ये दो चीज़ें हैं, इनको आपस में लिंक किया गया कि क्रेडिट और नॉन क्रेडिट, यहाँ से ट्रेनिंग दी जाएगी फार्मर को और यहाँ से पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपना काम चला सके। समझ आई बात को? तो दिस इज़ द लिंकिंग, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या गया, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाएगी, तो ये आपने याद रखना है, ओके, एज अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी होता है जो किसी एक्ट में बनाई जाती है, ये तो आपको पता होगा ना, जो किसी एक्ट के अंडर बनाई जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। सो ये भी एक पॉइंट याद रखना है, ओके। और जब ये इसकी डेवलपमेंट हुई, इसका काम ही क्या था, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इसने एक बहुत बूस्ट दिया टू द ग्रोथ ऑफ, क्योंकि एक सिंगल हैंडेड कॉरपोरेशन बनाई गई जिसका मेन एम था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बूस्ट करना, ओके। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड्स। थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन क्या करें, अब यही आपका वो है सिलेबस, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगली है मृदा कमेटी इन 1965 लेड ऑन स्टैंडर्ड्स टू डिटरमाइन द जेन्युइननेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ऐसा था कि बड़ी फ्रॉड भी बनती थी ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो मैं नहीं बोल सकता, टैक्स इवेजन के लिए बोल सकता हूँ या किसी और न पर्पज़ के लिए बोल सकता हूँ, तो वैसा बनाया जाता था। तो ये जो थी कमेटी, इसने रिकमेंड किया था कि हमें जेन्युइननेस जो है वो भी हमें देखनी चाहिए, वो हमें उसके सेफगार्ड के लिए भी हमें कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए। नाबार्ड जो है ये हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो आप एक्ट पढ़ो, नाबार्ड एक्ट ऑफ 1981। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज पास्ड इन 1981, और नाबार्ड जो था टू प्रोवाइड रीफाइनेंस सपोर्ट टू द कोऑपरेटिव बैंक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा आपको ना समझना पड़ेगा। आपने PSL का नाम सुना होगा, पब्लिक सेक्टर लैंडिंग, PSL। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको अपना कुछ परसेंटेज जो है, मुझे लगता है 40% जो है, और जो फॉरेन बैंक्स हैं उनको शायद कम है, वो उनको एग्रीकल्चर लोन में देना पड़ता है। और अगर वो उसको लोन में ना दे पाए तो वो जो पैसा है वो देते हैं नाबार्ड को, और नाबार्ड उसको यूज़ करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ओके। सो और रूरल डेवलपमेंट, तो यही है नाबार्ड एक्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो आगे पैसा देगा क्रेडिट पे। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ जेन्युइन मल्टी स्टेट सोसाइटीज एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब ये था कि अगर एक स्टेट में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, कुछ टाइम के बाद वो इतनी एस्टैब्लिश हो जाती है कि वो एक दूसरी स्टेट में भी अपनी कोऑपरेटिव जो है सोसाइटी उसको लेके जाए और वहाँ पे काम करे, तो उस केस में ये एक्ट काम आया। वो उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था, जो ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग जो है जेन्युइन मल्टी स्टेट जो होंगी ना सोसाइटी, तो वो उनको देखेगा कि जो यहाँ पे सोसाइटी और जो बाहर सोसाइटी है वो सेम मतलब लोगों ने बनाई है। जैसे अमूल की बात करें तो अमूल आज हर एक स्टेट में है, उसके जो प्लांट्स हैं वो हर एक स्टेट में है, तो उसको कैसे रेगुलेट करना है वो ये एक्ट हमें बताता है। देन 7 5 ईयर प्लान में क्या किया गया, रिकमेंड अमंगस्ट अदर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड एग्रीकल्चर सोसाइटीज। इसमें भी यही बात किया गया कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे भी हमें इनको बूस्ट करना चाहिए, और जो वीकर सेक्शन है उनको भी हमें टारगेट करना चाहिए। एंड देन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर क्रेडिट रिव्यू कमेटी जो 1989 में बनी थी, उसने रिकमेंड क्या किया था कि जो 8th प्लान है शुड बिकम द प्लान ऑफ रिवाइवल ऑफ वीक एग्रीकल्चर क्रेडिट। उन्होंने बोला कि जो आज तक सोसाइटीज़ बन चुकी हैं क्रेडिट सोसाइटीज़, उनको उनके रिवाइवल के लिए हमें 8th जो हमारा प्लान आ रहा है, क्योंकि 1989 के बाद ही ये प्लान आया था, तो जो प्लान आ रहा है उसमें हमें उनके रिवाइवल के बारे में बात करनी चाहिए। एंड देन नेक्स्ट इज़ मॉडल कोऑपरेटिव्स एक्ट 1990। इसमें क्या हुआ था, सर्कुलेटेड टू स्टेट फॉर रेफरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसमें बनाया गया था स्टेट के लिए एक रेफरेंस बनाया गया था कि आपको अपनी स्टेट में कोऑपरेटिव्स को कैसे हैंडल करना है। जो 8th 5 ईयर प्लान था ये मैंने को बता दिया, इसने बनाया मूवमेंट एज सेल्फ मैनेज्ड होनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेटेड होनी चाहिए और सेल्फ रिलायंट होनी चाहिए। ये 3 वर्ड आप याद कर लो, ठीक है। इन्होंने बोला था कि
सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ मैनेज होनी चाहिए कोऑपरेटिव मूवमेंट। ओके, और डेमोक्रेटाइजेशन होनी चाहिए क्योंकि इलेक्शंस होनी चाहिए, उसका बोर्ड बनना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल कोऑपरेटिव लेजिस्लेशन फॉर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव, 9 स्टेट्स हैव डन सो फार। अब ये होती क्या है पैरेलल कोऑपरेटिव लेजिस्लेशन? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कोऑपरेटिव जो है हमारी वो सेल्फ रिलायंट होगी, उसका सारा कुछ जो है वो खुद से कर रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, गवर्नमेंट को उसको कोई इंटरफेयर नहीं करेगी गवर्नमेंट। वो अपना सारा जितना भी काम है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या वो वेलफेयर का हो, वो उसको खुद ही हैंडल करेगी। तो उसके रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन आई थी उसको हम बोलते हैं पैरेलल कोऑपरेटिव लेजिस्लेशन। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि पैरेलल कोऑपरेटिव लेजिस्लेशन किसके बारे में बात करता है। एंड देन देयर इज़ नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2002, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसमें एक मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनाई गई थी, डीपोलिटिसाइज किया गया था कोऑपरेटिव्स को फ्रॉम द चंगुल्स ऑफ एमपीज, एमएलएज एंड ऑल दैट लोकल लीडर्स जो थे। बोला गया था कि जितना भी पॉलिटिकल लीडर्स है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मोस्टली जो है वो क्रेडिट सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो मुझे लगता है गाइस यही था। तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल्स। अगर आपका कोई भी कमेंट है, डू कमेंट, कोई भी चीज़ है, आई विल गेट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स। ओके, सो दैट इज़ गारंटी। और भी अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है यू कैन कमेंट ऑल्सो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हमें थोड़ा मोटिवेट करें, हम अपने लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। सो होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। You call on my life, you break the line, I'm falling for you.